Hello everyone, welcome you all in my channel। बच्चों, आज से अगर हम देखें तो नीट एग्ज़ाम, मैं बात कर रहा हूँ नीट एग्ज़ाम 2026 की, और आज की डेट से अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेट या हम कहें एग्जैक्ट हमारे पास बच्चों 50 डेज़ हैं, लेकिन ये 50 डेज़ एग्ज़ाम डे इंक्लूडेड है, दैट इज़ 3 मई। तो अगर मैं अप्रैल लास्ट जो दिन है उसको डेडलाइन मानता हूँ तो बच्चों आपके पास कुल 47 डेज़ हैं, टोटल 47 डेज़ हैं आपके पास इस एग्ज़ाम के लिए। अब आप 12th एग्ज़ाम दे चुके हो, या हो सकता है कि आप 12th पास आउट हो, आपने ड्रॉप लिया है। कौन सा ड्रॉप है मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अटैम्प्ट नहीं है, अटैम्प्ट की लिमिट नहीं है यहाँ पे। इम्पॉर्टेंट ये है, आप चाहे 12th पास आउट हो, चाहे आपने ड्रॉप लिया हो, कोई सा भी ड्रॉप हो, ये जो 3 मई को एग्ज़ाम है इसमें आप कितना बेस्ट कर सकते हो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अब आपको अपने कॉलेज में जाना है, जो आपने डिसाइड कर रखा है वहाँ पर आपको पहुँचना है। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों कि आप एक स्ट्रैटेजी, सही स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करें। अब यहाँ पर अगर मैं नीट एग्ज़ाम के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो आपकी क्या एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी होनी चाहिए 3 मई को लेकर के। बच्चों पीसीबी 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे केमिस्ट्री और बायो की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं केवल बच्चों आपसे बात करूँगा, ये रोड मैप किसके लिए है, फिजिक्स प्रिपरेशन के लिए है, क्योंकि मैं आसिफ खान फिजिक्स टीचर हूँ और इसके बारे में आपको बताऊँगा। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि मैं आपको बताने क्या वाला हूं। बच्चों, एक नीट एस्पिरेंट के लिए फिजिक्स एक बॉटल नेक बनता है, बहुत आसान भाषा में कहे तो गले की हड्डी। केमिस्ट्री बायो तो आपसे आसानी से हो रही है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं वो बायो और केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंट ही होते हैं। उनको जो डर लग रहा होता है कहीं ना कहीं वो फिजिक्स में लग रहा होता है। और इसलिए बच्चों ये फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपके सिलेक्शन के लिए। कैसे मैटर करता है, आप केमिस्ट्री बायो पूरे करके आ जाओ तो क्या आप नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे? नहीं। ये बच्चों एक रैंक डिसाइडर फैक्टर का काम करेगा। अब इसमें भी आपका स्कोर रेंज क्या है, अगर आपने पहले भी अटेम्प्ट दे रखा है या आपने कहीं ना कहीं कोचिंग ले रखी है तो पूरे साल आपने खुद को एनालाइज किया होगा। अगर एक एवरेज स्कोर की बात करें बच्चों तो 90 to 110 एक एवरेज स्कोर माना जाएगा। लेकिन अगर आपको एक गुड रैंक चाहिए, टॉप रैंक चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों 140 to 160 अचीव करना होगा। तो अगर आपका एक एवरेज स्कोर 110 का है और आपको अचीव करना है 140 से 160 के बीच में, तो बच्चों इन दोनों के बीच में ये जो 50 मार्क्स का गैप है ना, ये लास्ट 47 डेज में बहुत मैटर करता है। आपने पूरे साल कितनी पढ़ाई की है, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि वो पूरे साल की पढ़ाई को आप सम अप करके लास्ट 47 डेज में बिल्कुल मछली की आंख में तीर मारो। अब ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो बच्चों बिल्कुल हो सकता है, ये एक अचीवेबल गोल है, ठीक है ना। अगर एक स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन की जाए तो क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहली चीज तो क्या है बच्चों, आप एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इसके बारे में कुछ ना कुछ जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप न्यू हैं। लेकिन लेट सपोज मैं मानता हूं कि आप क्लास 12 पास आउट हैं, तो अगर हम नीट के फिजिक्स पेपर को देखें, उनके पीवाईक्यू को समझें और उसमें पोर्शन वाइज वेटेज देखें,
यानी कुल मिला के अगर हम डिकोड करें नीट के फिजिक्स पेपर को, तो बच्चों आप देख सकते हो मैकेनिक्स से 11 to 13 क्वेश्चन आते हैं। दैट इज, ये मैं 11th वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ। और पूरे क्वेश्चंस का मैं बात करूँ 180 का, तो ये 26% है। फिर यहां से देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है इससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। दैट इज, ये 24% है इसका। मॉडर्न फिजिक्स की बात करूं बच्चों 15%, ऑप्टिक्स की बात करूं बच्चों 10%। तो यहां पे जो मैंने मैकेनिक्स कहा ये तो 11 का पोर्शन है, लेकिन ये जो बाकी 3 चीजें हैं ये बच्चों आपके 12 से बिलोंग करते हैं। यानी अगर आप 12 पास आउट हैं और आपने अभी अभी बोर्ड एग्जाम दिया है, तो 12th में आपने कितना पढ़ रखा है आप इनको ऐड कर लीजिए। ये 24 प्लस 15 और ये प्लस 10, तो एक ऐसा स्कोर तक आप पहुंचोगे जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप 11 के पोर्शन को छोड़ने वाले हो। 11 टफ होता है, लेकिन वहां पे भी कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिन्हें हमें इंक्लूड करना चाहिए। जैसे आप यहां पे देख लो बच्चों, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का जो पोर्शन है, जिस थर्मल फिजिक्स हम कहते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन दैट इज 7%। एसएचएम एंड वेव्स 3 to 4 क्वेश्चन दैट इज 7%। और बाकी अदर टॉपिक्स में बच्चों 11% आते हैं। तो ये अदर टॉपिक्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपको पूरे साल परेशान किए होंगे, तो अब उन्हें बैठ करके फिर से पढ़ना नहीं है। आप इस वेटेज से समझ सकते हो कि यहां पर अगर आप ये 12th के पोर्शन को ही अच्छे से कर लो और उसके बाद 11 के कुछ चीजें, ये 11th में कुछ चीजें ये इन्हें कर लो, तो बच्चों आप अप्रॉक्सीमेट कितने 70% ऑफ पेपर आपको 7 यूनिट से केवल मिल जाता है। ठीक है ना। और इसी में सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए इन बचे हुए लास्ट 47 डेज में। अब कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इस बात को हम समझते हैं। देखिए, तो जो हमने अभी पीवाईक्यू का वेटेज देखा बच्चों, आपको किस पे फोकस करना चाहिए? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दैट इज क्लास 12 से आप शुरू करो। चैप्टर 1 से इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें। यानी आपको मास्टर पूरी अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करनी चाहिए, करंट, इलेक्ट्रिसिटी करना चाहिए, मैग्नेटिज्म, एसी सर्किट। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स बहुत इजी, आसानी से हो जाता है, जिसमें क्या क्या आपका आ जाएगा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्चुअल और इजी क्वेश्चन आते हैं, इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक बच्चों ऑप्टिक्स, जिसमें आपका रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पीवाईक्यू में वही एक प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है जो एक फिक्स पैटर्न पे चलता आ रहा है, तो इनके न्यूमेरिकल्स को आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए। ठीक है ना। लास्ट में बात करूं कि बच्चों जो टॉपर्स हैं, नीट के टॉपर्स हैं, ठीक है ना, ये नीट के टॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी होती है? ठीक है ना। तो देखो बच्चों, यहां पे नीट के टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या है, मैं अगर बात करूं तो बच्चों ये फर्स्ट कॉलम है कि आप एनसीईआरटी फर्स्ट आपने पढ़ा हो, हर एक चीज को आपने डेरिवेशन और अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे पढ़ा हो। तीसरा जो यहाँ पे शायद आपको ना दिख रहा हो, ये रेफरेंस बुक है। और फोर्थ है बच्चों पीवाईक्यू पेपर। अब हमारे पास जब लिमिटेड डेज हैं 47, तो हम फिजिक्स में, मैं केमिस्ट्री बायो की बात नहीं कर रहा, वहां तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, रिवीजन करने हैं बार बार। लेकिन फिजिक्स में अभी एनसीईआरटी भूल जाइए, नहीं पढ़ा है तो पढ़ने बैठिएगा मत कि किसी ने कहा आप पढ़ने बैठ गए उठा लिए, ना ही किसी रेफरेंस बुक को देखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने पढ़ जरूर रखा है। इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपने अभी तक जो पढ़ाई की है, जो डेरिवेशन अंडरस्टैंडिंग समझा है, उसमें बच्चों आपको जो फॉर्मूलाज हैं ये एकदम अच्छे से ब्लाइंडली याद होने चाहिए। मेमोराइज तो हो, लेकिन एकदम ब्लाइंडली याद नहीं करना है। कैसे? आपको इनके पीछे का लॉजिक समझना है। और लॉजिक का मतलब बस इतनी बात समझनी है कि F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इससे मिलता जुलता हुआ F इक्वल्स टू G M1 M2 बाई स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच का पता होना चाहिए। ये कैसे होगा, इसमें बात आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और पीवाईक्यू पेपर में बच्चों एटलीस्ट आप, यहां तो बहुत ज्यादा नंबर मैंने लिख दिए, 10 to 15 प्रीवियस ईयर्स करिए,
ज़्यादा नहीं, अगर आप केवल 2016 के बाद के सारे क्वेश्चन तो जरूर से जरूर करके जाइए, जिससे आप समझ सके एग्जाम पैटर्न और लेवल क्या है। अब आप में से कोई एक बच्चा ये भी कह सकता है कि सर लेवल की तो बात ही मत करिए, लास्ट ईयर जो एनटीए ने हमारे साथ किया, जिस तरह से पेपर आया, उसके बाद आप ये कैसे कह सकते हो। बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां मैं बताऊंगा कि पेपर टफ था, लेकिन वो साइकोलॉजिकल लेवल पर आपसे ऐसा गेम खेला गया कि आप रैंक से बाहर हो गए, एग्जाम से बाहर हो गए। उन टफ क्वेश्चंस को भी छोड़ दें हम, तो इतने क्वेश्चन ऐसे थे पीवाईक्यू के ही पैटर्न से कि आप आसानी से अपने मन चाहे कॉलेज में तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ एक बेहतरीन कॉलेज में पहुंच सकते थे। ठीक है, उसके लिए कभी अलग से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको ये है ना जो अंडरस्टैंडिंग है, नहीं फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके लिए पीवाईक्यू आपको देखने पड़ेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम से टैकल करें, भाई जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनसे कैसे भिड़ें, तो बच्चों बेसिक 4 स्टेप प्रोसेस है जो हर बच्चे को करना चाहिए, या आपने किया ही होगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, क्वेश्चन आप पढ़ते हो, आप वहां पढ़ते ही समझ जाते हो कि सर ये तो नोन चीज़ें हैं जो गिवन है और ये अननोन है। कोई बच्चा पहली बार इस चैनल पे आया हुआ है, कहा होगा सर क्या यार इतनी छोटी सी बातें, बकवास सी बातें बता रहे हो। बच्चों, मैं हर उन बच्चों को लिए बात कर रहा हूँ जिसने भी क्लास 12 पास की है या हो सकता है ड्रॉप आउट हो। और जैसा मैंने कहा पहले ही कि फिजिक्स बच्चों एक बॉटलनेक बनता ही बनता है, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसमें आपको प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो है बच्चों की ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ करके यही नहीं समझ पा रहे कि उसमें क्या आपको फाइंड करना है, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन वीक है। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे फॉर्मूला सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यानी करेक्ट फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना चाहिए। तीसरे स्टेप में बच्चों उसका एप्लीकेशन है, कैलकुलेशन है, और मैं ये मान के चलता हूं आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो इसके लिए भी कुछ चीजें आप डायरेक्ट याद रखिए, कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ डिवीजन है ना, स्क्वायर रूट, ये सब चीजें डेसिमल के आप याद रखिए। और लास्ट में कोशिश करिए एरर चेक करने की, जिससे आपकी गलतियां वहां पर कम हो, बहुत ज्यादा गलती आप ना ही कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये कुछ 4 स्टेप हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए क्या है बच्चों की जो 3 आवर की मैराथन है ना, यानी जो आप पेपर करने वाले हो, मैं नहीं कहूंगा कि फिक्स आप इससे चिपक जाना। यहां पर मैंने 1 आवर एंड 20 मिनट्स बच्चों दिए हुए हैं फिजिक्स के सेक्शन के लिए। ठीक है, अभी इसके लिए काफी दिन बाकी हैं, हम तब बात करेंगे इसके लिए, अभी इसको आप छोड़ दीजिए। लेकिन आप कोशिश करिए कि प्रैक्टिस करिए कि 1.5 मिनट्स एवरेज है ना पर क्वेश्चन आप दीजिए, इससे ज्यादा नहीं। 45 क्वेश्चन तो आपको पता ही है, इसको मैनेज करना कैसे है। मैं आपको जो इस सीट में बताना चाहूंगा, बाकी सारी बातें भी छोड़ दीजिए। यहां पर इंपॉर्टेंट ये है बच्चों की जो 2 से 5 में आपका पेपर होने वाला है, 2 to 5 में, अगर अभी तक आपकी जो हैबिट रही है, बात को समझिएगा, अभी तक अगर आपकी हैबिट रही है कि आप ये इस 205 में सो जाते हो, रात में बहुत जागते हो, दिन में इस टाइम आप सो जाते हो, या किसी भी तरीके से बच्चों, अब इस समय आपको आदत डालनी है कि इस समय ही आप पेपर सॉल्व करें, पीवाईक्यू वगैरह लगाएं। क्योंकि अब जो बायोलॉजिकल साइकिल है बच्चों, उसको चेंज करने के लिए बस 47 डेज ही हैं आपके पास। तो ये 2 to 5 में है ना, आप केवल क्वेश्चन सॉल्व करिए, 3 घंटे जिस तरीके से पेपर होता है उसी तरीके से एक माहौल बना करके सॉल्व करिए। ठीक है, अब जब सारी चीजें अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, रिवाइज की है, तो बच्चों इसमें क्या है, देखिए आप को मैंने बता दिया कि कौन से पोर्शन मेजर है, किस पे हाई वेटेज है, आपको कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए। तो बच्चों आपने मंडे टू फ्राइडे में सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे में सारी चीजें पढ़ ली। तो बच्चों वो मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे आपने जो पढ़ लिया, तो मंडे टू फ्राइडे लेट्स सपोज मैं मानता हूं कि आपने पढ़ाई की, तो सैटरडे बच्चों उसको पूरा रिवीजन के लिए जीत दीजिए। क्योंकि ऐसा होता है कि आगे तो हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे हम क्या होते हैं, भूलते जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक एक टाइम डिसाइड करिए कि जो पूरे हफ्ते आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से आप रिवाइज कर सको। और रिवाइज भी क्या करना है बच्चों,
फॉर्मूलाज मेन चीज, कॉन्सेप्ट उस फॉर्मूला से रिलेटेड, डेरिवेशंस अभी हमें नहीं देखने क्योंकि हमें डेरिवेशन की कोई रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूला किस डेरिवेशन से आया है इसमें स्पेशल केस आपको जो ध्यान रखने हैं। यहाँ डेरिवेशन लाइन इसीलिए थी कि वो जो उसके स्पेशल केस है कि इस एंगल पे क्या होगा या इस कंडीशन में क्या होगा वो ध्यान रखने हैं। आपको बच्चों टॉपिक वाइज पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। और जो वीकर एरियाज हैं अभी जिसमें आपको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हो रही है उनके क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करने हैं। वीक एरिया का मतलब उसको मत सॉल्व करने बैठ जाइएगा जो आपके लिए अभी तक बहुत टफ रहा है, जिसे आपने पूरे साल पढ़ा ही नहीं है। तो कुछ नया पढ़ने में कोई मतलब मत जाइएगा, कुछ नया पढ़ने मत बैठिएगा। जब भी आप पेपर सॉल्व करते हो, पीवाईक्यू सॉल्व करते हो बच्चों, तो अपने मिस्टेक्स जरूर एनालाइज करिए। और यहां पर मैं कहूंगा कि एक डायरी बनाइए जिसमें केवल अपनी गलती आप लिखिए कि पर्टिकुलर क्वेश्चन के, पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस में आप क्या गलती कर रहे हो बार बार। एग्जाम हॉल के बाहर आप जितनी गलतियां कर लोगे, एग्जाम हॉल के अंदर उतने ज्यादा आपके चांसेस बनेंगे बेटर परफॉर्म करने के। तो गलती कर रहे हैं बुरी बात नहीं है, लेकिन उस गलती को नोट करिए और आगे वो गलती ना करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का ये एम होना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे कहा, ये फॉर्मूला शीट तो आपके पास जरूर होना चाहिए। तो आपने अगर पूरे साल पढ़ाई की है तो पूरे चैप्टर के आप शॉर्ट नोट्स के नाम पे पूरी कहानी मत लिखिए, लेकिन उस चैप्टर के अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए तो आपको पता चल जाएगा कि सर इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन में इन फॉर्मूलाज का यूज तो होता ही होता है। तो वो एक कंसाइज फॉर्मूला शीट आपके पास होना चाहिए, अच्छे से लिखा होना चाहिए, जिसे आप कम से कम एक बार बेड पर जाने से पहले या सुबह उठने के बाद जरूर सॉल्व मतलब देखिए उसे, जिससे आपको रिकॉल होता रहे, आप भूले नहीं। क्योंकि जैसे रिवीजन बंद हुआ इसको भूल जाएंगे और फिजिक्स में तो आपको पहले से बहुत डर लग ही रहा है, ठीक है बच्चों। तो अभी ये 47 डेज में हम टोटल 47 डेज की बात ना करके इतना मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान रखिएगा, टोटल 47 डेज की बात ना करके मैं इतना आपसे कह रहा हूं कि कम से कम 30 डेज तो बहुत आप तेजी से भागिए। तेजी से भागने का मतलब क्या है कि जैसे मैराथन की रेस होती है बच्चों, तो शुरुआत में तो हम बहुत स्लो एंड स्टेडी दौड़ते हैं, धीरे धीरे दौड़ते हैं। और ऐसे इसलिए दौड़ते हैं ताकि हम कम से कम एनर्जी बचा के रखें लास्ट के दिनों के लिए। जब हम बिल्कुल ये पॉइंट हम जिसको क्रॉस करना चाहते हैं ना, जो विनिंग पॉइंट है, जब इस पर बच्चों पहुंचने वाले होते हैं तो यहां स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो आपने पूरे साल कितनी पढ़ाई की नहीं की अभी वो सब बातें गई, वहां सोचना भी नहीं है कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश काश काश, इसको छोड़ दीजिए। आपको अब कम से कम 47 को डिवाइड कर लीजिए, उसमें से 30 दिन, शुरुआत के 30 दिन आज से अगर टारगेट बनाते हो तो बच्चों इसमें बहुत तेजी से आपको पढ़ाई करनी है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करनी है। क्या क्या करना है आपको बच्चों, मॉक टेस्ट पे जाना है, हर एक मॉक टेस्ट के बाद अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। एनालाइज में यही चीज देखना है कि भैया आपसे बार बार गलती क्या हो रही है, वीक एरियाज क्या है, उन गलतियों को, है ना, रिकरिंग एरर जो बार बार आपसे गलतियां हो रही हैं उन्हें रिड्यूस करना है, उन्हें कम करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। और अपने प्रोग्रेस को हो सके तो ट्रैक भी करें कि मैं कितना आगे पहुंचा। ट्रैक ना कर पाए तो कम से कम पढ़ाई तो पूरी ईमानदारी से, मेहनत से करें, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप मॉक लगाते हो बच्चों तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री बायो ही सॉल्व करना, है ना। और ये केमिस्ट्री बायो की भाई आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि फिर फिजिक्स में आपसे पूरे क्वेश्चन तो नहीं लगने वाले, तो जितने लगे बेस्ट लगे, अच्छे से लगे, ठीक है ना। यहां पर मैंने आपको वेटेज बता ही दिया है कि किसको प्रायोरिटाइज देनी है, किसकी ज्यादा प्रायोरिटी आपको रखनी है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो कि आपके लिए क्या अभी बेटर होगा। लेकिन कुछ ऐसा पढ़ने मत बैठिएगा जिसको पूरे साल नहीं पढ़ा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंट रहना। ये लास्ट बचे हुए दिनों में जो अपने मन में हारेगा ना बच्चों, वो पूरा गेम हारने वाला है। एक बात समझ लीजिए, इस लास्ट के दिनों में आपको खुद पर यकीन रखना है। सुबह उठना है तो एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ उठना है, अपने भगवान को, अपने खुदा को थैंक यू देना है और उनसे प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना नहीं करनी कि मेरे को इतनी रैंक दिला दो, मेरे को ये कॉलेज दिला दो, बस ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान आज के दिन मुझे इतनी ऊर्जा देना, इतना पॉजिटिव माइंड सेट रह रहा कि मैं बस अच्छे से मेहनत कर सकूं
जो मैंने टारगेट, जो मैंने गोल बनाए हैं उसे अचीव कर सकूं आज के दिन के। और बेड पे जाने से पहले एक बार खुद को सेल्फ एनालाइज करना, ऑडिट करना कि जो तुमने टारगेट बनाया क्या वो टारगेट तुम कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए। और ऐसा तभी होगा जब आप में आत्मविश्वास पूरा होगा, और ये आत्मविश्वास आपको रोज अपने आप को रिपीट करना है कि इस साल तो मैं क्वालिफाई करने ही वाला हूं और मेडिकल कॉलेज जाने वाला हूं, बेटर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। ये खुद से बोलना है, बाकी सबसे आप बोलो या ना बोलो, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां पर मैं केवल फिजिक्स की अगर बात करूं तो जैसा मैंने लास्ट में आपसे कहा, बिलीव, और यहां पे शायद आपको दिख रहा हो यह है अचीव, है ना। आपको बिलीव करना है, और आप जब बिलीव करोगे बच्चों तो अचीव भी कर पाओगे। और इसके लिए बहुत आसान है, ये बचे हुए दिन, ये जो 47 डेज है इसमें 30 डेज बहुत तेजी से पढ़ना है। कंसिस्टेंट एफर्ट, एक दिन बहुत पढ़ लिया 2 दिन सो गए, नहीं करना है भाई, ये पूरे साल किया है आपने, इन बचे हुए दिनों में तो नहीं करना है। डेली प्रैक्टिस, फुल डेडिकेशन के साथ एक डेफिनेट टाइम में। स्ट्रेटेजी फोकस, यानी आपके स्टडी टेबल के सामने अब ये होना चाहिए कि भैया मेरे को अब लास्ट में इतना ही पढ़ना है। एक प्लान आपके पास होना चाहिए कि इतना ही पढ़ना है, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं किसी भी एग्जाम में क्या होता है कि जैसे आप ध्यान दीजिएगा, देखिए हर एक एग्जाम में एक फिक्स पैटर्न है। उस फिक्स पैटर्न में बच्चों हम अगर समझें तो ये हर एग्जाम में अप्लाई होता है, डिमांड एंड सप्लाई। ये डिमांड एंड सप्लाई क्या है बस इसको समझ लीजिए। मैंने आपको हाई वेटेज एरिया बता दी है, पीवाईक्यू कंटेंट बता दिया, सारी चीजें बता दी क्या क्या वेटेज है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अच्छा बस इतना अगर मैं कर लूं और उसको अच्छे से एग्जाम में अप्लाई कर लूं तो बच्चों हम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। कभी आप गांव में रहे हों और बाग में फल तोड़ने गए हो, ठीक है, तो आपका मैं पूछूं एम क्या है तो आप कहोगे फल तोड़ के घर ले जाना है, मम्मी ने बुलाया है। लेकिन 2 तरह के बच्चे हैं, एक फल सबसे ऊंचाई पर लगा है यहाँ, और कुछ फल यहाँ बहुत नीचे लगे हुए हैं। यानी यहाँ पर कुछ तो हैं बहुत ऊंचाई पर, हाइट पर हैं फ्रूट्स, और कुछ हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, और बहुत आसानी से दिख रहा है यार कि ये मैं इसे तोड़ सकता हूँ। तो ऐसे पढ़ाई में कुछ होते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा इगोइस्ट, या हम कहें बहुत ज़्यादा ना समझी में गलती करने वाले, और वो घर से कसम खा के निकलते हैं जयकांत सिकरे टाइप के कि यार मेरे को तो इसको तोड़ना है, और दे पत्थर मारते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। आपका एम क्या है? फल तोड़ना। कौन सा? जो आसानी से टूट जाए, ज़्यादा एफर्ट ना लगे, कम एफर्ट के साथ। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या है मैंने आपको पहले से ही बता दिया, क्या वेटेज है, क्या पीवाईक्यू है। तो भैया इसको तोड़ो, घर पहुँचो। ऐसे एग्जाम में एक फिक्स पैटर्न, फिक्स क्वेश्चन, उसे सॉल्व करो, अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो। टीचर के ही मेथड पे स्टक मत हो जाओ कि सर ने ऐसे सॉल्व किया था मैं भी ऐसे सॉल्व करूंगा। तुमने सॉल्व किया, आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें कौन सा सही है वो चुनना है बस, बाकी बातें भूल जाओ और इसी को अपनाओ, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, ठीक है बच्चों। जो मैं यहाँ पे आपसे कह रहा था कि स्मार्ट प्रैक्टिस है ना, तो स्मार्ट प्रैक्टिस का मतलब यही है कि भैया जो आने वाली चीज़ें हैं उसी पे ध्यान लगाना। जो नहीं पढ़ा है अभी तक, अब उसको पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है। लास्ट में अगर हम बात करें बच्चों, तो जैसा मैंने आपसे कहा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ हर एक बच्चे के लिए कि बच्चों आप सब में पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो नीट के फिजिक्स में। तो बच्चों उसके लिए एक राइट स्ट्रेटजी जो हो सकती थी मैंने आपको बताई है, आपको अच्छी लगती है तो इसे फॉलो करिए। जरूरी नहीं कि आपके लिए हो, आप सोचिए कि आपके लिए बेस्ट है तो किस तरह से अप्लाई करोगे, ठीक है ना। क्योंकि जब आप कल को डॉक्टर बन जाओगे, या मान लीजिए आप पेशेंट हो, तो कभी किसी मतलब डॉक्टर के यहाँ गए और आगे एक पेशेंट निकला तो तुम डॉक्टर से कहो कि जो दवा उसको दी थी मुझे भी दे दो, नहीं। आपकी सबकी अपनी एक अलग प्रॉब्लम होती है, सबका वीक स्ट्रॉन्ग एरिया अलग अलग होता है। तो इस हिसाब से आप एक राइट स्ट्रेटजी बनाने में आपको ये हेल्प मिल सकती है। इन बचे हुए दिनों बच्चों में फुल फोकस प्रिपरेशन करनी है। यहाँ आपको अब गड़बड़ नहीं करनी है, खुद पर बिलीव बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कोई क्या कहता है ये मैटर नहीं करता, किसी कितने नंबर आ रहे हैं आपके नहीं आ रहे ये भी मैटर नहीं करता, क्योंकि वो जो 3 घंटे हैं बच्चों ना, उसमें कितना अच्छा परफॉर्म करोगे ये मैटर करता है। और उन 3 घंटों में वही परफॉर्म करेगा जो इन लास्ट बच्चे के दिनों में बहुत अच्छे से मेहनत करेगा।
यहां जो चूक गया बच्चों वो पूरे साल के लिए परेशान हो जाएगा, मतलब फिर लगेगा कि काश मैंने पढ़ लिया होता। तो ये गलती मत करिएगा। आप 150 प्लस अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। मोटिवेट रहना है, स्मार्टली वर्क करना है और अपने प्रिपरेशन को ट्रस्ट करना है कि हाँ मैंने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है वो परफेक्ट है मेरे लिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है और करना भी नहीं है। ठीक है ना। तो बच्चों मैंने ये जो चैनल है आपको, अभी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है लास्ट 30 डेज के लिए, जो मैंने अभी आपसे कहा कि वेटेज एरिया है, तो बच्चों मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। अब वो किस तरह पढ़ाऊँगा को अगर आप समझो कि सर आप क्रैश कोर्स लेके आने वाले हो क्या, तो बच्चों ये क्रैश में तो अक्सर क्या होता है बच्चों भगा भगा के पढ़ाते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी तरीके से कंसाइज वे में कि हाँ बच्चा देख ये फॉर्मूला है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसको तो इस तरह से अप्लाई करना बस। तो मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा और इन लास्ट 30 डेज में आपकी पूरी फिजिक्स कंप्लीट कराऊंगा, जो आपको बच्चों इसी चैनल पर आगे मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपको बस मेहनत से अपने एक स्ट्रेटजी बनाकर पढ़नी है। अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार मेरा कोई एक चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर आकर इस चैनल पर उसे देख सकते हैं। बच्चों चैनल का नाम आपके सामने है, ठीक है ना, है ना। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ब्लॉम कर देना है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ना है, मेहनत से पढ़ना है। मेरा नाम आसिफ खान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है ना, क्योंकि ये यूट्यूब की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए। आप बेस्ट हो। रोज सुबह बोलिए आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट।